गुड मॉर्निंग। मैकेनिक्स की आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। यह सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। इसके दो अभिग्रहित मतलब पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मुक्ताकाश में घटित भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। यह प्रथम अभिग्रहित का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको एज इट इज इन्हीं वर्ड्स के साथ याद करना आपको। इसे तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट का स्टेटमेंट। इसे हम कैसे समझेंगे कि देखा जाए तो इसकी दो कंडीशंस हो गई। फर्स्ट कंडीशन तो हो गई कि जो घटना घटित हो रही है, जो भी जिस भी इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, वो मुक्त आकाश में होनी चाहिए, मतलब स्पेस में होनी चाहिए, ओपन स्पेस में होनी चाहिए, किसी माध्यम में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग हो गई कि जो निर्देश तंत्र की हम बात करें, दो निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, उन दोनों निर्देश तंत्रों में जो गति है वो सापेक्षिक गति है, और वो भी क्या है? त्वरण रहित गति है। मतलब कि जो वेग है वो दोनों का सापेक्षिक वेग वो नियत होना चाहिए समय के साथ। तो यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। तो त्वरण रहित गति से गतिशील होने चाहिए हमारे निर्देश तंत्र। ठीक है, तो एक तो होना चाहिए कि दोनों का वेग परस्पर सापेक्षता समान होना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि घटना की जो बात कर रहे हैं, जिस पर वर्क कर रहे हैं, वो मुक्त आकाश में होनी चाहिए, माध्यम में नहीं होनी चाहिए। माध्यम में होगी तो क्या होगा कि जो फिजिकल उनकी जो डायनेमिकल वेरिएबल्स होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ का हम अध्ययन करेंगे, वो डिफरेंस आ जाएगा उन दोनों में। ठीक है, माध्यम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करें ओपन स्पेस में। एंड सेकेंड, द रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। तो ये तो हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट, जिसे हम क्या कहते हैं? तुल्यता का सिद्धांत। कि अगर हमने एक निर्देश तंत्र में कोई बातें जो आपको बताई, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई उसकी, वो सेकंड निर्देश तंत्र में भी समान होंगी। ओके, तो इक्विवेलेंस हो गई। तो बात क्या हो गई? इक्विवेलेंस की बात हो गई। तो वो ये हो गया। सेकंड है हमारा सेकंड पोस्टुलेट, वो क्या कहता है कि मुक्ताकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर रहता है। अर्थात प्रकाश का वेग क्या हो गया? सार्वत्रिक नियतांक हो गया। कि कोई भी ओपन स्पेस में मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई अदर निर्देश तंत्र हो, उन सभी के लिए प्रकाश का वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वही वैल्यू रहेगी जो मेरे लिए होगी, जो आपके लिए होगी, या जो थर्ड पर्सन के लिए या थर्ड सिस्टम के लिए होगी। यह वेग न तो दिशा पर निर्भर करता है, न ही प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है, न ही प्रेक्षक और स्रोत की गति, अपेक्षित गति पर निर्भर करेगा। मतलब कि यह जो प्रकाश का वेग होगा, यह जो वेग होगा वो परस्पर नियत रहता है सभी के लिए, और यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। न तो दिशा पर निर्भर करता है, न ही प्रकाश स्रोत पर निर्भर करता है, और न ही आपेक्षिक गति पर निर्भर करता है। तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में समान होता है। ये हो गया हमारा सेकंड पोस्टुलेट का स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो दोनों पोस्टुलेट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत अच्छे से इनका वर्ड्स देखिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ वर्ड टू वर्ड, क्योंकि हर एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक वर्ड छोड़ दिया तो वो पोस्टुलेट गलत हो गया। आपने अगर नियत सापेक्ष वेग नहीं लगाया, नियत वर्ड का यूज नहीं करा, तो पूरा गलत हो गया, फिर वो अभिग्रहित है ही नहीं। तो इसलिए हमें इसे वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, समझ के लर्न करना है, इसको समझना है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जो डायग्राम हमें दिखा रखा है यहाँ पर, दो निर्देश तंत्र हैं जिनका मूल बिंदु और एक्सिस संपातित है। पहला निर्देश तंत्र हो गया एक्स वाई जेड, जिसका मूल बिंदु ओ होगा। सेकंड निर्देश तंत्र हो गया एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, जिसका मूल बिंदु ओ प्राइम होगा। ठीक है, हमने माना कि बिंदु ओ पर, मूल बिंदु ओ पर टी समय पर, तथा मूल बिंदु ओ प्राइम पर टी प्राइम समय पर, अलग अलग समय है दोनों, टी और टी प्राइम, इन दोनों मूल बिंदुओं पर कोई घटना प्रेक्षित होती है। एक मूल बिंदु पर तो वो टी समय पर हो रही है, दूसरे मूल बिंदु के सापेक्ष वो टी प्राइम समय पर प्रेक्षित हो रही है। एट टी इक्वल्स टू टी प्राइम इक्वल्स टू जीरो,
मतलब कि जब दोनों ही समय ज़ीरो है, एक रेफरेंस टाइम अगर हम दोनों का ज़ीरो फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए दो घड़ी है हमारे पास, दोनों का समय हमने एग्जैक्ट 12 o'clock पे रखा है, दोनों को, जिनकी सेकंड्स मिनट और आवर की सुई बिल्कुल सेम समय बता रही है, एक जैसे मूव कर रहे हैं वो। तो उस कंडीशन में हमने जो जो भी टाइम हमारा, चाहे 12 o'clock की बात हम कर रहे हैं, तो उसको हमने रेफरेंस टाइम लिया, उसको हमने ज़ीरो कह दिया कि 0 सेकेंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, ज़ीरो समय पर दोनों तंत्रों के मूल बिंदु ओ और ओ प्राइम संपातित होते हैं। एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी वेग से प्लस एक्स दिशा में गति कर रहा है। एस प्राइम फ्रेम जो है, एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वी वेग से प्लस एक्स दिशा में गति कर रहा है। वह दोनों के वाई और जेड एक्सिस समांतर हैं। ठीक है, दोनों के वाई और जेड एक्सिस समांतर है, पैरेलल है। लेट किसी पॉइंट के निर्देशांक, ये बात हो गई, ये हमने बता दिया कि प्लस एक्स दिशा में एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, कि एस प्राइम फ्रेम इस डायरेक्शन में जा रहा है और वाई और जेड एक्सिस उनकी संपादित है। ठीक है, कि संपादित मतलब समांतर है, सॉरी समांतर है, संपादित नहीं हो सकती, गति कर रहा है तो संपादित नहीं हो सकती, समांतर रहेंगी। और किसी बिंदु की निर्देशांक इस तरह से है कि एस फ्रेम में निर्देशांक है एक्स वाई जेड और टी। एस प्राइम फ्रेम में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम। माना कि टी इक्वल्स टू टी नोट टी प्राइम इक्वल्स टू जीरो पर मूल बिंदु ओ व ओ प्राइम संपादित है। मान लिया हमने कि जब टी और टी प्राइम जीरो है, जब जीरो समय की हमने बात करी, तब मूल बिंदु और ओ प्राइम संपादित हमने माना है। उस समय एक लाइट फ्लैश उत्सर्जित होती है, एक प्रकाश फ्लैश मतलब तरंगाग्र जो है उत्सर्जित हो रहा है, गोलीय तरंगाग्र, जिससे आकाश में ओ के चारों ओर एक गोलाकार तरंगाग्र वेग सी से, प्रकाश का वेग लिया हमने, लाइट की वेलोसिटी, तो प्रकाश के वेग से फैल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब टाइम हमने दोनों का ज़ीरो माना था, जब ये दोनों संपातित थे मूल बिंदु, तब ओ बिंदु पर कोई लाइट फ्लैश उत्सर्जित हो रहा है, जिससे इसके चारों ओर, ये जो गोला हमने सर्कल दिखा रखा है यहाँ पर, ये बता रहा है कि गोलीय तरंगों के रूप में वो प्रकाश फैल रहा है, जिसका वेग वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी सी से मूव कर रहा है। एस प्राइम के सापेक्ष भी यह स्पंदन जो फ्लैश है वो ओ प्राइम के चारों ओर सी वेग से गोलाकार तरंगाग्र के रूप में गति करता हुआ प्रतीत होगा। अपेक्षिकता का प्रथम अभिग्रहित यहाँ पर हमने यूज किया है, क्योंकि जो एस प्राइम फ्रेम है वो एस फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग वी से गति कर रहा है, तो ये दोनों फ्रेम इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को फॉलो करेंगे। तो दैट मीन जो एस फ्रेम में जो प्रकाश सी वेग से गति करेगा गोलीय तरंगाग्रों के रूप में, वो वैसे ही सेम वैसे ही एस प्राइम फ्रेम में भी ओ प्राइम फ्रेम के चारों ओ प्राइम मूल बिंदु के चारों ओर प्रकाश का जो स्पंदन होगा वो गोलीय तरंगाग्रों के रूप में प्रकाश के वेग सी से ही गति करता हुआ प्रतीत होगा। माना कि ओ के सापेक्ष तरंगाग्र को बिंदु पी एक्स वाई जेड पर पहुंचने में लगा समय टी है, तो जिस बिंदु P के निर्देशांक हमने एस फ्रेम में एक्स वाई जेड माने हैं, वहां तक O के सापेक्ष O से स्टार्ट हुआ था और P तक पहुंचने में लगा समय क्या है, T इक्वल्स टू ओ पी ओवर सी है। समय बराबर हो गया दूरी बटा वेग। सो OP की वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन हो गया सी। यहाँ हमने इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसी प्रकार एस प्राइम फ्रेम में ओ प्राइम के सापेक्ष जो बिंदु हमने माना है पी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, इसमें पी बिंदु पर पहुंचने में लगा समय टी प्राइम है। तो टी प्राइम की वैल्यू हो गई ओ प्राइम पी ओवर सी, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर द रूट एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर अपॉन सी। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ये जो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये जो एक वैल्यू आ रही है एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, इस फैक्टर का मान अचर होना चाहिए, अर्थात एक ही घटना के लिए एस तंत्र में निर्देशांक
एक्स वाई जेड टी तथा एस प्राइम तंत्र में निर्देशांक एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम में रूपांतरण इस प्रकार होना चाहिए कि इक्वेशन 1 और 2 वैलिड रहे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ये इस तरह से होना चाहिए कि दोनों ही निर्देशांकों में ये जो हमारा टर्म बन गया, इस टर्म की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब अचर होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट आनी चाहिए। दोनों ही निर्देश तंत्रों में इस टर्म का क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो होंगे एक्स वाई जेड और टी के, वो इस तरह से होंगे कि यहाँ पर ये वैल्यू नियत बनी रहे। तो देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्म इक्वेशन से एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, हम पढ़ चुके हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड एंड टी प्राइम इक्वल्स टू टी। तो हम चेक करते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ पर वैलिड होते हैं नहीं होते हैं, तो इनकी वैलिडिटी चेक करते हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण की वैधता चेक करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। एक्स जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ हमने पुट कर दी। तो ये एक जो फैक्टर आ रहा है -2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। अतः जिस निर्देश तंत्र में c अचर माना जाता है वहाँ गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैध नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक वेरिएबल्स को इंक्लूजन लेते हुए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म हमें मिल रही है। तो इसका मतलब गैलीलियन रूपांतरण समीकरण यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, और कहाँ वैलिड नहीं है, जिस निर्देश तंत्र में c को मतलब प्रकाश के वेग को हमने अचर माना है। तो देखिए चूंकि y प्राइम इक्वल्स टू वाई है और z प्राइम इक्वल्स टू जेड है, अतः लेट माना हमने x प्राइम इक्वल्स टू एक्स प्राइम और t प्राइम की वैल्यूज हम यहाँ सपोज करते हैं, y प्राइम और z प्राइम हमारे नियत है। तो देखिए x प्राइम की वैल्यू हमने मानी अल्फा एक्स प्लस बीटा टी और t प्राइम की वैल्यू हमने मानी है गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 4 हमने ले दिया। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चार हमारे पास कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चार अगर कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी तो इक्वेशन नंबर 4 हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को बताएगी। तो हमें इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू या कांस्टेंट्स की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए चूंकि O प्राइम पर प्रेक्षक का S के सापेक्ष वेग क्या है, V एक्स प्राइम इक्वल्स टू 0 पर जो एस प्राइम फ्रेम का मूल बिंदु है उस पर खड़े हुए प्रेक्षक का एस के सापेक्ष वेग v इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। सिंस एक्स प्राइम इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी है, ओके, सो जब हम मूल बिंदु की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक्स प्राइम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होगा। सो 0 हमने पुट कर दिया इसमें, 0 इक्वल्स टू हो गया अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अल्फा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस बीटा। ओके, सो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारी आ गई, दैट इज वी इक्वल्स टू माइनस बीटा ओवर अल्फा। सो इनमें रिलेशन आ गया बीटा और अल्फा में, बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार ओ बिंदु पर मतलब कि जो x इक्वल्स टू 0 है, जो मूल बिंदु है एस फ्रेम का, प्रेक्षक का एस प्राइम फ्रेम के सापेक्ष वेग क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो सो माइनस वी इक्वल्स टू डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम। सो एक्स प्राइम हम जानते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा टी है एंड टी प्राइम गामा एक्स प्लस डेल्टा टी है। एक्स प्राइम इक्वल्स टू हो गया, हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी इसमें, 0 प्लस बी टी एंड टी प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा टी, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो एक्स प्राइम इक्वल्स टू बीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर टी था, टी की जगह हमने टी की जगह रख दिया टी प्राइम ओवर डेल्टा। सो एक्स प्राइम की वैल्यू आ गई बीटा ओवर डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू भी रख देंगे माइनस अल्फा वी, इक्वेशन नंबर 5 से। सो माइनस अल्फा वी ओवर डेल्टा टी प्राइम एंड डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू बीटा ओवर डेल्टा and that's also equals to minus alpha v over delta and that is equivalent to minus v। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो डेल्टा से डेल्टा ओके सॉरी, सो डी एक्स प्राइम ओवर डी टी प्राइम दैट इज इक्वलेंट टू माइनस वी होता है।
सो यहाँ पर फॉर्म हमें मिल गया माइनस अल्फा वी ओवर डेल्टा, दिस इज इक्वलेंट टू माइनस वी। सो यहाँ से हमें वैल्यू निकली अल्फा की और डेल्टा में रिलेशन, अल्फा इक्वलेंट टू डेल्टा। अब जो ये वैल्यूज हमारे पास आई है, हम इक्वेशन नंबर 4 में इनको पुट कर देंगे। एक्स प्राइम इक्वल्स टू हो गया अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड, एंड टी प्राइम इक्वल्स टू हो गया गामा एक्स प्लस अल्फा टी। इक्वेशन 7 को इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे ये वैलिडिटी चेक करने के लिए। सो लास्ट में इक्वेशन नंबर 8 वाली टर्म हमें मिलती है। इक्वेशन 8 की तुलना इक्वेशन 1 से अगर हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। सो यहाँ हमें मिलता है एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो दैट शुड बी इक्वल टू 1, एंड जो सेकेंड टर्म आ रही है एक्स की मल्टीपल वाली, दैट शुड बी इक्वल टू 0, एंड माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर होता है। सो ये जो टी स्क्वायर की मल्टीपल जो वैल्यू है इन द ब्रैकेट, दैट शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, सो 9 10 11 तीनों इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिली, दैट इज 1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 12 हमने इसे दिया बाय इक्वेशन 10। इक्वेशन नंबर 10 में हम देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, हम गामा की वैल्यू निकालते हैं माइनस अल्फा वी ओवर सी स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन नंबर 13। पुट 12 एंड 13 इन इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे हम वैल्यूज। गामा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। सो एक्स प्राइम इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स माइनस वी टी। यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जनरली हम इसे गामा लिखते हैं, यहाँ हमने अल्फा लिखा है। वैसे हमें जनरली अगर आप देखेंगे और कहीं तो गामा सिंबल हम इसे यूज़ करेंगे इस वैल्यू के लिए, टर्म के लिए, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के लिए। सो एक्स प्राइम इक्वल्स टू फाइनली हमारे पास आ गया एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स अल्फा एक्स माइनस वी टी। ओके, y prime equals to y है, z prime equals to z है, and t prime equals to alpha t minus vx over c square। ओके, सो t वह समय है जहाँ से s फ्रेम के मूल बिंदुओं के सापेक्ष तरंगाग्र बिंदु p पर पहुंचता है जिसके निर्देशांक x y z और t है, और t प्राइम वह समय है जहाँ पे s प्राइम फ्रेम के मूल बिंदु प्राइम के सापेक्ष तरंगाग्र बिंदु P पर पहुंचता है जहाँ के निर्देशांक s प्राइम फ्रेम में क्या है, x प्राइम y प्राइम z प्राइम और t प्राइम है। लाइक दिस x प्राइम इक्वल्स टू अल्फा x माइनस वी टी। सो x हो गया x कोऑर्डिनेट इन द फ्रेम ऑफ f s, and x prime is the coordinate of point P in the with respect to the reference frame s prime। ओके, सो अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली ली। दीज आर कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 14 यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। यू हैव टू लर्न दीज इक्वेशंस वेरी केयरफुली and just try to derive these by step by step। So if v is very less than from c, अगर v की वैल्यू बहुत ही कम है c से, मतलब वेग जनरली हम डेली रूटीन में जो वेलोसिटीज देखते हैं, these are also very minimal in comparison to c। So alpha approximately equals to 1, x prime equals to x minus vt, y prime equals to y, z prime equals to z, and t prime equals to t। These are the transformation equations given by Galilean। सो ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो गई, एक तरीके से क्या हो गई, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का एक केस हो गई, एक पार्ट हो गई, एक इसको बोलते हैं एक लिमिटेड केस हो गया, एक लिमिटेड केस हो गया, राइट, कि अगर हमने एक लिमिट लगाई है कि यहाँ पर v इज़ वेरी लेस देन फ्रॉम c हो गया, तो एक लिमिट हो गई इसकी कि अगर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में अगर हम वेलोसिटी को बहुत कम ले लें तो ये किस में चेंज हो जाती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। अब प्रतिलोमी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण क्या हो गए कि अगर हम s फ्रेम को मूविंग मान लेते हैं v वेग से इन विद रिस्पेक्ट टू द s प्राइम फ्रेम, जो कि पहले मूविंग था v प्राइम फ्रेम से। अब अगर s फ्रेम में हम
ट्रांस इक्वेशंस निकालना चाह रहे हैं और एस प्राइम फ्रेम में हमें पहले से पता है, तो क्या होगी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, तो एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, लोरेंज समीकरण रैखिक समीकरण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की सिंगल पावर की हम बात कर रहे हैं, तो ये रैखिक समीकरण है। ओके, सो यहाँ तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।